नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। हमारे साथ चार मेहमान हैं आज। अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com के, और साथ ही अर्पित चांदना है जिनसे जो रेफिनेटिव से हमारे साथ है, ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट है कमोडिटी और एनर्जी सेगमेंट के। और आज उनसे हम खास तौर पर बात करने वाले हैं एनएससी पे जो दो नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं, WTI क्रूड का और नेचुरल गैस का, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनसे हम समझेंगे। साथ ही जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस एफपीआईज के लिए जो शुरू हुआ है उसका क्या फ़ायदा होगा और क्या उससे क्या एनर्जी मार्केट का दायरा बढ़ेगा, इस खबर पर भी उनसे हम राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, तेजी जरूर दिख रही है लेकिन बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। यहाँ पर 60,900 के आसपास सोना, और चांदी की बात करें तो 73,100 के करीब बेहद सीमित दायरे में कारोबार। कच्चा तेल कमजोरी दिख रही है, करीब करीब 1% नीचे, $73 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस पर भी दबाव है 188 के पास। हालांकि फ्राइडे के शाम के सत्र में हमने देखा था कि 5% से ज्यादा का उछाल नेचुरल गैस में दिखा था। कॉपर यहां पर भी दबाव है 725 रुपए के आसपास। इसके अलावा जिंक पर भी दबाव है, एल्युमिनियम पर भी दबाव है, लेट दायरे में कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो इसबगोल यहां पर भी कमजोरी है, 24,500 रुपए के नीचे इसबगोल का वायदा ट्रेड हो रहा है। ग्वारगम की बात करें तो 1.25% की गिरावट यहां पर है, हल्की गिरावट 11,600 के नीचे। जीरे में भी मुनाफा वसूली अब दिख रही है, 40,000 तक फिसल चुका है भाव। लेकिन आज धनिया भी कमजोर है, लेकिन हल्दी में जबरदस्त तेजी, अब तेजी बढ़ती जा रही है। अब 4% की मजबूती आ चुकी है, 8150 रुपए के आसपास हल्दी का वायदा पहुंच चुका है। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले आज बड़ी खबर है, वो है एनएससी पर जो नया कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू हो गया है, वो है WTI क्रूड और नेचुरल गैस का। नाइमेक्स के जो फ्रंट मंथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पर इसका सेटलमेंट होगा, रुपए में इसकी ट्रेडिंग होगी। हालांकि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही MCX पर मौजूद है, लेकिन रुपए में इसका सेटलमेंट होगा, इस नाम को देकर इसकी ब्रांडिंग भी की जा रही है। चलिए, हमारे साथ अर्पित हैं, अर्पित से सबसे पहले समझते हैं। अर्पित, आपको क्या लग रहा है MCX और NSE, ये तो हम जानते हैं कि NSE के पास डीप पॉकेट्स है, कोलैटरल का जो एक फ़ायदा मिलेगा, जो बाकी सेगमेंट के कोलैटरल का ये इस्तेमाल यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्लियरिंग मैनेजमेंट में वो आगे हैं MCX के मुकाबले। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ अलग कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑलरेडी जो MCX पर कर रहे हैं, वो क्यों आएंगे NSE पर? नमस्कार विश्व मोहन जी एंड गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स। सो डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि ऑलरेडी एक एमसीएक्स जो एक्सचेंज है, जो कि एक कमोडिटीज ट्रेडिंग में मोनोपोली मानी जाती है, जिसकी क्योंकि वो 90% मार्केट शेयर रखता है। आई थिंक सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि एक कैपिटल एफिशिएंसी जो है मेंबर्स को और क्लाइंट्स को वो मिलेगी एनएससी पर। जिस तरीके से आपने बताया कि एक सिंगल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एनएससी में वो लोग अपना सेटलमेंट और वो सब कर सकते हैं। मोस्टली एक उन लोगों को ट्रेडिंग वन न्यू ऑप्शन मिलेगा नया, जिस वजह से 3:30 बजे के बाद जब इक्विटी बाजार बंद होता है और 5 बजे के बाद जब एफएक्स मार्केट बंद होता है, सो उसके बाद वो अपना एक फ्री कोलैटरल जो अवेलेबल रहता है उसको एक अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। एंड आई थिंक द कॉन्ट्रैक्ट वाइज WTI एंड हेनरी हब के कॉन्ट्रैक्ट MCX में ऑलरेडी वादे बाजार में हैं, और इस वजह से आई थिंक एक नया एवेन्यू अगर मेंबर्स को और क्लाइंट्स को मिलेगा तो वो प्राइस रिस्क को और अच्छी तरह हेज कर पाएंगे, और एक कई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज जो कि इस टाइम एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जिस्ट कर रही है ग्लोबली, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। सो आई थिंक ओवरऑल दिस लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन कमोडिटी सेगमेंट, और जिस तरीके से एनएससी ने कहा था कि एक लिक्विडिटी पूल जो कि इस टाइम पे एनएससी पे अवेलेबल है इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए, तो डेफिनेटली आई थिंक वो अट्रैक्ट करेगा यूजर्स को MCX के बजाय अब NSE पे शिफ्ट होने का और वहां पे भी सेगमेंट को यूटिलाइज करने का। अर्पित, अब मेरा अगला सवाल होगा, 2019 में शायद, मुझे जहां तक याद है, ब्रेंट क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट NSE पर लॉन्च हुआ था। वो कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ खास कर नहीं पाया था। आपको लग रहा है क्या अब स्प्रेड का फायदा मिलेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट सिंगल प्लेटफॉर्म पर अगर होंगे तो वो क्या उस एनर्जी का कुछ फायदा मिलेगा अर्पित? डेफिनेटली देखिए विश्वमोहन जी, ब्रेंट जो है क्रूड वो ग्लोबल बेंचमार्क है, बट इंडिया में अगर बात करी जाए तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एनर्जी के ट्रेड हो रहे हैं वो यूएस मार्केट्स के रेप्लिकास हैं, जहां की WTI एक प्रोमिनेंट ट्रेडेड बेंचमार्क है। तो आई थिंक ब्रेंट में उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आया था
बट आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में WTI में जो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में और एक मुनाफा आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट लोगों का WTI में हेजिंग के पर्सपेक्टिव से और बेंचमार्किंग के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है। फिजिकल ट्रेडर्स की बात करें तो वो अब भी ब्रेंट को ही बेंचमार्क रखते हैं इंडियन क्रूड इंपोर्ट्स एंड इंडियन फिजिकल डिमांड्स के लिए। बट रिटेल सेगमेंट में बात करी जाए, जहां पे मोस्टली हेजर्स, स्पेकुलेटर्स या आर्बिट्रेजर्स हैं, तो वो लोग डेफिनेटली इस WTI की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेंगे। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है एनएससी का जो ये कॉन्ट्रैक्ट नया शुरू हुआ है WTI और नेचुरल गैस का, इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा और आने वाले समय में आपको भी लग रहा है कि MCX के कॉन्ट्रैक्ट से ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है और ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर सकता है? सुमन जी, आई थिंक इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जैसे आपने बताया कि ब्रेंट क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ, बट कुछ खास कर नहीं पाया। तो आई थिंक विल हैव टू सी हाउ द पार्टिसिपेशन इज। बट यस, जैसे अर्पित ने भी बताया कि ट्रेडर्स को एक दूसरा एवेन्यू मिला है, आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है अगर देयर आर प्राइस डिफरेंसेस। तो मेरे हिसाब से ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आई थिंक टाइम विल टेल। बट आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच कि कैसा पार्टिसिपेशन आता है, उसके बाद ही हमें एक पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कैसा एक पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो आई थिंक वी हैव टू वेट। बट यस, एक और एवेन्यू ट्रेडर्स के लिए आया है, तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर द मार्केट। अब जब FPI की जिस तरह की इजाज़त मिली है, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस वो कर सकते हैं, उसमें कई तरह के उनके फ़ायदे होंगे। एक तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, साथ ही उनको मार्केट का एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस होगा, साथ ही एल्गो ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। और जो कैटेगरी 1 और 2 कैटेगरी है FPIs की, वो इंडिविजुअल हो, फैमिली हो या कॉर्पोरेट FPIs है, वो भी यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। क्या उसका बेनिफिट NSE उठाएगा यहाँ पर? FPI ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी में FPIs वहाँ पर आ रहे होंगे, तो उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म NSE ज्यादा साबित हो सकता है। अर्पित, आप क्या सेंस कर रहे हैं? विश्वमोहन जी, इसमें मैं ओवरऑल एक आई थिंक एक कंट्री का व्यू लेके ज्यादा बेहतर बताने की कोशिश करूंगा। आई थिंक जिस हिसाब से इंडिया का एक कोर्स पर्सपेक्टिव रहा है, एक नरेशन रहा है, या फिर वो चाइना 1+ की स्ट्रेटेजी हो, सो कहीं ना कहीं FIIs का एक इंटरेस्ट इंडिया की मार्केट्स में बनता दिख रहा है। एंड ओवरऑल जिस तरीके से एक नया ट्रेडिंग वेन्यू रहेगा, आर्बिट्राज, एल्गो एंड कैटेगरी 3 ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ AIFs में एंड ETCDs में मार्केट्स में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। तो आई थिंक जिस हिसाब से एक FII का ट्रेंड भी अभी पिछले हफ्तों में और पिछले कुछ टाइम से नोटिस किया गया है, वो ट्रेंड काफी एक अप ट्रेंड पे है, और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव आई थिंक एक इंजेक्शंस जो है वो NSE के कॉन्ट्रैक्ट पर भी रहेंगे। ओवरऑल आई थिंक अभी रिसेंट CPI का डेटा जिस तरीके से सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया इज सॉर्ट ऑफ ऑन अ पीक ऑफ रेट हाइक्स आल्सो, व्हिच इज गिविंग अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी। सो आई थिंक ये काफी इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर सकता है। अनुज जी, अब आपसे भी मेरा व्यू, आप भी लंबे समय से है एनर्जी मार्केट को देख भी रहे हैं, आप अब तो आप इक्विटी भी और कमोडिटी दोनों कवर भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वहाँ के कोलेट्रल का इस्तेमाल करके उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी, FPIs की एंट्री ज़्यादा आसानी NSE के प्लेटफॉर्म पे होगी, क्योंकि कैश सेटल्ड प्रोडक्ट के लिए ही FPI की एंट्री है और उसके लिए ही दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, नेचुरल गैस और क्रूड। तो NSE इसका एज उठा सकता है क्या? ये जो प्लेटफॉर्म है ये FPI को अट्रैक्ट करेगा, और इसके थ्रू हम देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट में जो FPI का अभी तक हम थोड़ा सा लैकिंग देख रहे हैं वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी NSE पे काफ़ी FPIs हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो काम भी कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो अपनी जो कोलेट्रल है, इक्विटी की जो कोलेट्रल है, उसको यूज़ करते हुए वो कमोडिटी में एक्सपोजर बना सकते हैं। और सिंस की जो ये एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं और ग्लोबली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबल में ट्रेड करना तो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग हम देखने को मिलती है, और FPI का इंटरेस्ट भी काफी रहता है इन प्रोडक्ट्स में, और काफी हेज फंड्स भी हैं जो क्रूड के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है NSE के लिए, अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस नीचे आ रहे हैं और जिस तरीके से आगे सेंटीमेंट्स हैं, OPEC मेंबर्स के डिस्कशंस हैं, सप्लाईज बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी वो भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे मौके पर ये कॉन्ट्रैक्ट आएंगे और NSE के थ्रू हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिट रहेगा मार्जिन साइड में भी और ट्रेडिंग साइड में भी।
यानी उनके लिए मार्जिन बेहतर, मार्जिन साइड में भी और ट्रेडिंग साइड में भी बेहतर होगा, और साथ ही ब्रेंट और WTI सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है और पहले से रजिस्टर्ड है, उसका फायदा यानी से उठा सकता है। चलिए अब कच्चे तेल के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं और कुछ प्राइस आउटलुक भी समझ लेते हैं। अर्पित, आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड आपको लग रहा है कि प्राइस में आगे देखने को मिल सकते हैं? जिस तरह के कंसर्न है चाइना की रिकवरी को लेकर, यूएस में स्लो डाउन की चिंता है, ऐसे में क्या आउटलुक आपको लग रहा है, क्या होगा जो प्राइस किस तरफ जा सकता है आगे? बिल्कुल, देखिए अभी करंटली मार्केट में जो कमोडिटीज मार्केट है, दे आर currently shaping by the global economic outlooks और स्पेशली मेजर कंज्यूमिंग कंट्रीज जैसे इंडिया एंड चाइना उन्हीं की तरफ एक डिमांड सपोर्ट के लिए बाजार देख रहा है। रिसेंटली IMF ने जिस तरीके से अपना एशिया पैसिफिक रीजन का भी फोरकास्ट रिवाइज किया है, जिसमें वो मानते हैं कि प्राइमली इट विल बी ड्रिवन बाय चाइनाज रिकवरी एंड रिसाइलेंट ग्रोथ इन इंडिया। सो आई थिंक ओवरऑल डिमांड साइड से सपोर्ट प्राइसेस को मिल सकता है, बट ऑफ कोर्स जैसे कि क्रूड में हमेशा से देखा गया कि इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एक सप्लाई साइड से रहता है, जो कि कहीं ना कहीं ओपेक की पॉलिसीज एंड द फर्दर प्रोडक्शन कट्स पे डिपेंड करता है। सो नाउ आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ टाइम टू लुक ऑन द डिमांड साइड सपोर्ट। सप्लाई साइड से स्टेबल सप्लाई है, बट अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड द कंसर्न्स आर समवेयर रैटलिंग द मार्केट। सो मार्केट इज गोइंग टू रिमेन वोलेटाइल इन अपकमिंग टाइम, वेयर थोड़ा सा एक डिमांड सपोर्ट पॉजिटिव रिम्बर्स्ड ओपनिंग जो कि एक प्री कोविड पोस्ट कोविड एरा में देखी गई है, और आई थिंक नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा डिमांड हो रही है, विच शुड कैप दी फर्दर कोर रीडिंग्स इन नियर फ्यूचर एंड विल गिव अस अ बेटर आउटलुक इन टर्म्स ऑफ डिमांड सपोर्ट कमिंग अप। अर्पित, आपने वक्त निकाला और एनर्जी मार्केट पर पूरी एनालिसिस समझा दी। चलिए अब फटाफट से अब जान लेते हैं कि आज के ट्रेड में क्या करना चाहिए। बिटूपन, कच्चा तेल आज क्या करे, क्या सलाह आप दे रहे हैं? कच्चे तेल की जिस तरह की चाल है, अब अभी भी दबाव दिख ही रहा है, इस यहाँ पर फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों में अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे? देखिए फिलहाल जो ऑयल प्राइसेस में $74 जो था WTI, वहां पे मार्केट टॉप आउट कर लिया और वहां पे मार्केट सस्टेन नहीं करने से थोड़ा एक सेलिंग आया $70 के आसपास। और जो अभी जो कॉन्सर्न आ रहा है डेप्ट सीलिंग के बाद, यूएस प्रोबेबली में डिफॉल्ट बाय जून और जून 15 तक, 1 जून से 15 जून तक हो सकता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मार्केट यहाँ से कोई तेजी के लिए बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करेगा। और ग्लोबल इकोनॉमिक जो डिमांड आउटलुक का भी जो रिपोर्ट आया था, कोई रिवाइज या चेंजेस नहीं हुआ है अपवर्ड वाइज, तो सेंटीमेंट थोड़ा सा वीकर साइड है। सप्लाई साइड से अभी मार्केट बेटर सप्लाइड है, और यहाँ से क्या है कि ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा मिक्स्ड ही रहेगा। और आज क्या है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट में थोड़ा एक बॉटम पकड़ा है, यहाँ से शायद और $1-2 का डिक्लाइन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड करते तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही करना पड़ेगा। और अगर हम लोग इसको ऑप्शन साइड में देखते हैं इमीडिएट एक्सपायरी का, तो मुझे लग रहा है कि 120 के आसपास 5800 वाला जो पुट ऑप्शन है वो ले सकते हैं, विच इज स्टॉप लॉस टिल 90, और 150 170 तक हम लोग देख सकते हैं टारगेट। और फिलहाल 5780 और 5800 के आसपास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से सेल बनेगा। 5900 के ऊपर स्टॉप लॉस अगर इसको फ्यूचर में ट्रेड करना है। 5650 के आसपास मेरे हिसाब से टारगेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहना है क्योंकि थोड़ा बॉटम एरिया है, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से काम कर सकता है। आप क्या सलाह देना है रविंद्र जी, कच्चे तेल पर क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? वेल मेरे हिसाब से अगर फंडामेंटल्स देखे तो फंडामेंटल्स आई वुड से थोड़ा सा बेरिश साइड पे ही है, बट यूएस से शेयर रिप्लेनिशिंग का जो स्टेटमेंट्स आ रहा है, आई थिंक दैट इज स्लाइटली पॉजिटिव। और प्राइसेस भी अगर देखें तो एक सपोर्ट पर है। अगर नाइमेक्स की बात करें तो नाइमेक्स में अभी भी मेरे हिसाब से जो $64 का एक बॉटम बना था वो एक डबल बॉटम की तरह काम करेगा, और बॉटम के आसपास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है, तो वो एक पॉजिटिव है क्रूड के लिए, क्रूड के प्राइसेस के लिए। आज की अगर बात करें तो आज मेरे हिसाब से 5650 5660 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऊपर के साइड में 5800 850 का रेजिस्टेंस है। तो या तो 5800 850 पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी थोड़ी सी बायस ऑन द बाइंग साइड रहेगी लोअर लेवल्स पर, क्योंकि काफी करेक्ट हुआ है ऊपर के लेवल से, और पॉसिबिलिटी है कि फिर से इसमें एक अप मूव शुरू हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 5650 इज 650 660 इज अ गुड बाइंग एरिया, वहां पे एक बार बाइंग कर सकते हैं, और हमें लगता है कि फिर से एक बार 5800 850 तक के लेवल्स में क्रूड में देख सकते हैं। यानी दोनों तरह का व्यू है आपके लिए, या तो आप ऊपर में बेचे या नीचे पे खरीदारी करें। अनुज जी आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल पर?
देखिए जैसा कि ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी निकट है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन की स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई जा सकती है। यहाँ पे 5,800 का कॉल ऑप्शन करीबन 83 रुपये के आसपास चल रहा है, उसमें बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ 5700 का जो पुट ऑप्शन है वो 75 रुपये के आसपास है, उसमें बिकवाली बना सकते हैं। दोनों का प्रीमियम करीबन 160 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। हमारा मानना है कि एक्सपायरी तक जो प्रीमियम है वो थोड़ा डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर 5800 का कॉल और 5700 का पुट ऑप्शन दोनों में बिकवाली करके चलें। 210 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे हमें लग रहा है कि 70 तक देखने को मिल सकता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से और प्रीमियम डाइल्यूट होने की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड दोनों में ही बना के चल सकते हैं। राइटिंग की सलाह दे रहे हैं। और सर ये एक्सपायरी किस एक्सपायरी के लिए कर रही है? 17 मई की एक्सपायरी वाली है अरुण जी? जी 17 मई की जो एक्सपायरी है उसके लिए ट्रेड रहेगा सर। ओके, चलिए, यानी कॉल और पुट दोनों आपको बेचने की सलाह अनुज जी दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक रेंज में रहेगा। और जैसा रविंद्र जी भी कह रहे थे कि इस रेंज या तो ऊपर बेचे या नीचे खरीदारी के, तो एक रेंज का फायदा मिलेगा आपको, टाइम वैल्यू का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चांदी की। बीटूपन, चांदी में क्या करना चाहिए? पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद आज की शुरुआत तो सुस्ती के साथ हुई है, क्या खरीदारी करनी चाहिए इस गिरावट के बाद? अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पॉट सिल्वर या हम लोग अगर एमसीएक्स का रेट भी देखते हैं तो एक डबल टॉप जैसा रिवर्सल पैटर्न बना है, और वो बता रहा है कि मार्केट थोड़ा शायद नीचे आएगा। और मैं उसी मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं टेक्निकली अगर उसी चार्ट के हिसाब से ट्रेड बनाता हूँ तो मुझे लग रहा है कि 70,400 के आसपास मेरे हिसाब से सेल बनेगा। और मुझे लग रहा है कि ये गोइंग फॉरवर्ड प्राइसेस थोड़ा नीचे ट्रेवल करने के लिए कोशिश कर सकता है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि थोड़ा सा आज मार्केट मंडे नीचे खुला है, थोड़ा रेंजिंग रहे। लेकिन ब्रॉडर आउटलुक अभी लग रहा है कि 1-2 दिन मेरे हिसाब से कोई पुल बैक में सिल्वर में सेल ही बनेगा। आज के हिसाब से अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो 73,800 के ऊपर स्टॉप लॉस ला के 400 के आसपास मेरे हिसाब से शॉर्ट बना सकते हैं। 72,400 टू 500 मेरे हिसाब से टारगेट रहेगा। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस शायद 71,500 तक ट्रेवल करने के लिए कोशिश करेगा एज पार्ट ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन। अनुज जी, गोल्ड सिल्वर में आपकी राय क्या है? विश्वमोहन जी, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि हमने लास्ट वीक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी थी। हालांकि गोल्ड तो पॉजिटिव में क्लोज था, बट सिल्वर में हमने नेगेटिव क्लोजिंग देखी थी। तो यहाँ पर मैं प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देना चाहूँगा। गोल्ड में करीबन 61,300 के आसपास बिकवाली करें, 61,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 60,800 तक आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $2,005-2,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 73,800 में बिकवाली करें, 74,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 72,500 तक देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो अब 102 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उससे एक सेलिंग प्रेशर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है गोल्ड सिल्वर में। तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी गोल्ड और सिल्वर में। रविंद्र जी, आपकी राय क्या है? गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए आज? तो मैम आज के सेशन में मुझे लगता है कि एक ब्रॉड रेंज रहेगा। गोल्ड में 61,100 का एक रेजिस्टेंस है और सिल्वर में अराउंड 73,600 से 73,700 का रेजिस्टेंस है। जब तक कि ये पार नहीं करता तब तक पॉसिबिलिटी है कि एक बार हम ऊपरी लेवल से प्राइसेस को थोड़ा सा एक प्राइसेस में ड्रॉप आते हुए देख सकते हैं। लेकिन लोअर लेवल्स पे भी अच्छा सपोर्ट है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 72,700 72,500 का सपोर्ट है, और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अराउंड 60,700 से 60,600 का सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये दायरे में रहेगा। ये वीक में रिटेल सेल्स और फेड चेयर पावेल का स्पीच है, उसके लिए मार्केट थोड़ा सा वेट करेगा। डॉलर इंडेक्स में भी आई वुड से कि 100.80 का एक अच्छा सपोर्ट लिए हुए है डॉलर इंडेक्स, और अपसाइड में करीब 102.68 102.70 का एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा बायस्ड ऑन द डाउन साइड हो, बट फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक सिल्वर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। 77,800 निकाल नहीं पाया सिल्वर, और अभी एक अच्छा करेक्शन आया है 73,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है टुवर्ड 73 72, आई थिंक फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। चलिए, अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस, रविंद्र जी, क्या करना चाहिए आज? हालांकि दबाव दिख रहा है नेचुरल गैस पर, क्या खरीदारी फिर से करें? शाम तक फिर से बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 194 195 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल्स अगर देखें तो अभी भी इट इज नॉट वेरी पॉजिटिव, लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा है कि
जब भी ये 180 175 के आसपास आता है वहां से एक बाउंस बैक आ रहा है। और अगर चार्ट पैटर्न देखें तो एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, काफी टाइम से बना हुआ है डेली चार्ट्स पर। तो मेरे हिसाब से अगर उसे भी देखें तो एक बार 200 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 180 का सपोर्ट है, 185 का बाइंग जोन होना चाहिए, और ऑन द अपसाइड हमें लग रहा है कि 194 तक के टारगेट्स पॉसिबल। बात कर लेते बेस मेटल्स की, हालांकि दबाव भी दिख रहा है। एल्युमिनियम पे हल्की कमजोरी है, जिंक में कमजोरी है, कॉपर हालांकि निचले लेवल से रिकवरी आ गई है, अब 730 के आसपास आ गया है। अनुज जी, कुछ पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? देखिए, कॉपर और एल्युमिनियम दो काउंटर है जहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में मुझे लगता है कि 725 के अराउंड में डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 719 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 735 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। एल्युमिनियम भी मुझे लग रहा है कि ऊपर में 208 209 तक के लेवल दिखा सकता है, तो एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। एल्युमिनियम दो पिक है इंट्राडे के लिए जहां पर खरीदारी की सलाह अनुज जी की तरफ से। बीटूपन, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि कॉपर खरीदना चाहिए? देखिए, अनुज ने जो लेवल बोला है वहां पे सपोर्ट है और वहां पे मेरे हिसाब से बाइंग आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पुल बैक के बाद मुझे लग रहा है कि 733 734 जो अनुज के टारगेट के आसपास है, अभी वो एंट्री नहीं मिलेगा फिलहाल क्योंकि मार्केट अभी 730 है। सो 734 के आसपास मेरे हिसाब से वो सेलिंग कर सकते हैं, तो वहां पे सेल करके 737 738 के आसपास जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां पे स्टॉप लॉस लाके जो अनुज का एंट्री लेवल है वहां पे हम लोग टारगेट तक वेट कर सकते हैं 725 26 तक। तो मेरे हिसाब से एक रेंजिंग मार्केट है और यहाँ पे ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक है, नीचे लेवल से रिकवरी है, लेकिन मुझे लग रहा है ऊपर लेवल से अभी जो पुल बैक आता है वहां पे सेल कर सकते हैं। तो 25 से 735 का रेंज है कॉपर का, या तो आप ऊपर में बेचे 735 के आसपास या फिर नीचे में 725 के आसपास खरीदे, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा ले उसके, या फिर अगर खरीद रहे हैं तो 725 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले और बेच रहे हैं तो 735 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा ले। रविंद्र जी, आप क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स में, और कॉपर पर भी आप अपनी राय रख दीजिए। वेल, कॉपर में अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन देखें तो चार्ट में एक बेरिश पैटर्न है और पॉसिबिलिटी है कि 716 से 720 तक के लेवल्स हम इन द नियर टर्म देख सकते हैं। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 730 से 732 पे एक अच्छा स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो जब तक कि ये 734 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट अगेन फॉल टुवर्ड्स 725 and ultimately it can come towards 720 716। तो मेरे हिसाब से इंटरडे पर्सपेक्टिव से भी एक सेलिंग ही बन रहा है। 734 के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड टारगेट हम 735 का लेते। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज जीरा जहां मुनाफा वसूली दिख रही है, जीरा का मई वायदा करीब 1.5% ऊपर है, जून के वायदे में भी कमजोरी दिख रही है, 46,500 के आसपास दोनों कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हल्दी में आज अच्छी खरीदारी है। अनुज जी, हल्दी लगातार मजबूती बनाए हुए, हल्दी के सारे कॉन्ट्रैक्ट 4% ऊपर है, 3 से 4%। क्या करना चाहिए हल्दी में आज? देखिए विश्वमोहन जी, हल्दी का जो फंडामेंटल था वो पॉजिटिव था और पिछले करीबन 15 दिनों से एक अच्छी खासी रिकवरी हमने हल्दी के अंदर आते हुए देखी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अल नीनो का फियर है या फिर लो मॉनसून बिलो नॉर्मल मॉनसून है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है हल्दी के लिए। मुझे लगता है कि हल्दी में अभी जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव रहेगा, फंडामेंटल भी थोड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि हल्दी में 8,100 8,200 के बीच में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 8,150 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर करीबन 8,450 8,500 तक देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल तौर पे मुझे लगता है कि हल्दी में जल्दी ही आपको 8,500 8,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। करना चाहिए जीरे में जो मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या आप खरीदारी करें अनुज जी? देखिए, मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर जीरे के अंदर जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा एक नेगेटिव है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो वॉल्यूम में कुछ कमी देखने को मिली है, डाइवर्जेंस भी नेगेटिव रहा है और कहीं ना कहीं प्राइस काफी टाइम से सस्टेन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है जो कि मुझे लग रहा है कि नीचे एक बार 45,000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकती है। तो ये मौका जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करने का है। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमने 50 का टारगेट लिया था, उसके आसपास से मार्केट रिकवर्स हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक बार एक डिप लेकर मार्केट 45,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल अभी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए पोजीशंस में। ग्वारगम काफी समय से अब दायरे में ही दिख रहा है, 11,500 के आसपास ग्वारगम, ग्वारसीड 5,700 के आसपास। क्या करना चाहिए रविंद्र जी ग्वारसीड ग्वारगम में?
वेल जैसे मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि एक सपोर्ट के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसमें जब तक कि 5,930 के ऊपर गुआर सीड में प्राइसेस नहीं टिकते, तब तक आई थिंक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है ये। और जो इसका सपोर्ट है वो अराउंड 5,600 के आसपास है। तो आई थिंक 600 पे एक बाइंग बनेगी इसमें, और 5,930 के ऊपर इसमें एक सेलिंग बन सकती है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट गुआर गम में एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक आया है, बट आई थिंक इट विल रेजिस्ट नियर 11,840, जो कि एक 60 डे मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 11,840 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये 13,000 तक के लेवल्स तक टेस्ट करे। और इसमें सपोर्ट जो है वो करीब 11,000 के आसपास है। उसके नीचे जाता है तो आई थिंक इट माइट अगेन टर्न वीक। अदरवाइज 11,840 का ब्रेक के लिए वेट करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 13,000। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, बिटकॉइन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। 18,400 के ऊपर बैंक निफ्टी रिकॉर्ड के बेहद करीब है, 44,000 के पार निकल चुका है। सेंसेक्स में भी 400 अंकों का उछाल है। क्या है वायदा बाजार का एक्शन, बताएंगे डिम्पी ब्रेक के बाद। नमस्कार।